दोस्तों अभी जो लेखपाल का एग्जाम होने वाला है, साथ में यूपीपीएससी के और एग्जाम होने वाले हैं, उनके लिए आर्थिक विकास और समाज का एक 5 सवाल आएंगे। और शायद लोअर पीसीएस का जो एग्जाम है उसके अंदर 10 सवाल आएंगे। तो इसके लिए जो आर्थिक विकास है भारत का, उससे संबंधित वन लाइनर है ये, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है आने वाले एग्जाम के लिए। अगर आपको वीडियो सही लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ ही हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको लाइक कीजिए, उसका लिंक जो है पिन कमेंट कर दिया जाएगा। ये 100 पॉइंट हैं इसके, बेसिक पॉइंट है एक तरह से, और महत्वपूर्ण है, जिनसे सवाल आने की संभावना है। इसमें पहला है कि भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की कौन सी अर्थव्यवस्था है। तो चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है भारत की फिलहाल अभी। और आपको इसमें यह भी याद रखना है कि कितना नंबर है। तो ये 4.12 ट्रिलियन डॉलर की है। 4.12 ट्रिलियन डॉलर की चौथी है। पहले नंबर पे यूएसए है, दूसरे पे चाइना, तीसरे पे जर्मनी है। तो ये याद रखना है। दूसरा, भारत की जो अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमी है, उसको किस कैटेगरी में डाला जाता है। तो मिक्स्ड इकोनॉमी की कैटेगरी में। मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब है कि प्राइवेट सेक्टर और जो पब्लिक सेक्टर है वो दोनों के दोनों दोनों ही भारत के अंदर काम करते हैं। मतलब जैसे कि कुछ सेक्टर में सरकारी सेक्टर ही, जैसे कि मान लिया पहले क्या होता था, इसरो हो गया या डिफेंस का सेक्टर हो गया, उसमें केवल सरकारी ही लोग काम कर सकते थे या सरकारी काम कर सकती है उसमें। अभी सरकार ने पूरे को खोल दिया है कि पब्लिक सेक्टर भी आ सकता है, सरकारी तो होगा उसमें, साथ में प्राइवेट सेक्टर भी उसमें भाग ले सकता है। तो भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था की कैटेगरी में आती है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद है इसके अंदर कि क्रय शक्ति के मामले में हम लोग किस नंबर पर हैं। तो हम लोग तीसरे नंबर पर हैं। अगर क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर माने, मतलब हमारी खरीदारी की क्षमता है वो कितनी है, तो तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था है क्रय क्षमता के आधार पर, पीपीपी बेसिस बोलते हैं, परचेजिंग पावर पैरिटी। परचेजिंग पावर पैरिटी। इसके बाद है भारतीय अर्थव्यवस्था को विकासशील, हाँ अभी ये हम लोग डेवलपिंग कंट्रीज के उसमें आते हैं। डेवलप कंट्री वो होती हैं जो पूरी तरह से डेवलप हो चुकी हैं। हम अभी विकासशील देश है, मतलब हमारा डेवलपमेंट अभी चल रहा है फिलहाल। इसके बाद है कि जीडीपी के अंदर हिस्सेदारी किस किस की है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये देख सकते हैं इसके अंदर कि हिस्सेदारी सबसे ज्यादा सर्विस सेक्टर की है। सर्विस सेक्टर की 54% के आसपास ही, 24-25 का है, लेकिन 25-26 के अंदर जो है वो लगभग लगभग 49.9% के आसपास है सर्विस सेक्टर का। ठीक है। एग्रीकल्चर का है 18% और इंडस्ट्री का है 27%। याद रखना है ये। एग्रीकल्चर का बहुत महत्वपूर्ण है। हमारी जो टोटल जीडीपी है उसके अंदर हिस्सेदारी एग्रीकल्चर की 18% है, जबकि सर्विस सेक्टर की 54% के आसपास है। और अभी फिलहाल अभी जो बिल्कुल लेटेस्ट डाटा है, हालांकि ये पुराना थोड़ा पूछेगा, 49.9% के आसपास है सर्विस सेक्टर का। ठीक है। और एग्रीकल्चर का अप्रोक्सीमेटली 18% के आसपास ही है। तो ऐसे भी कह सकते हैं कि हमारी जो इकोनॉमी है देश की, वो पूरी की पूरी सर्विस सेक्टर ड्रिवन इकोनॉमी है, सर्विस सेक्टर पर आधारित इकोनॉमी है भारत की अर्थव्यवस्था। इसके बाद आगे बढ़ते हैं कृषि क्षेत्र। कृषि क्षेत्र भारत की रीढ़ इसलिए माना जाता है क्योंकि हिस्सेदारी तो इसकी 18% है, लेकिन इसके अंदर लोग काम करते हैं अप्रोक्सीमेटली 49% के आसपास। मतलब हमारे देश का जो टोटल वर्कफोर्स है, टोटल लोग जो काम करने वाले हैं, उसमें 18%, लगभग 50% के आसपास लोग जो है वो कृषि क्षेत्र में है। हालांकि जीडीपी में हिस्सेदारी इसकी केवल 18% है। ये याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा लेबर इंटेंसिव प्रकृति की है भारत की अर्थव्यवस्था, ये भी ठीक है। इसके बाद स्वतंत्रता के समय भारत की जीडीपी में कृषि का योगदान 50% से अधिक था। तो जब स्वतंत्र हुआ था भारत, अभी तब 50% से अधिक था कृषि का योगदान। लेकिन अभी क्या है, 18% के आसपास, अभी फिलहाल 18% के आसपास है। भारत में वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है, ये नॉर्मली क्वेश्चन है। इसके बाद है बैंकिंग और मुद्रा के केस में, कि भारतीय रिजर्व बैंक सेंट्रल बैंक है। 1 अप्रैल 1935 को इसका गठन किया गया था, बना था ये। इसका नेशनलाइजेशन जो है, राष्ट्रीयकरण, वो 1 जनवरी 1949 को हुआ था। ये भी कई बार आ चुका है एग्जाम में। उसमें भारत का पहला बैंक बैंक ऑफ हिंदुस्तान था, जो 1770 में बना था। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था, पहले वाला हुआ था 1969 में, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। इसके अलावा 1980 में 6 का हुआ था। अभी फिलहाल 12 पब्लिक सेक्टर बैंक हैं, अभी फिलहाल 12। ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी फिलहाल सरकारी बैंक जो है वो 12 हैं, इसे पब्लिक सेक्टर बैंक बोलते हैं। इसके बाद है कि भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है जो पब्लिक सेक्टर का है, सार्वजनिक क्षेत्र का। ये भारतीय स्टेट बैंक, एसबीआई है। मुद्रा की छपाई भी आरबीआई करता है। 1 रुपए के नोट के ऊपर किसके हस्ताक्षर होते हैं, ये नॉर्मल क्वेश्चन है, वित्त सचिव के होते हैं। जबकि और नोटों के ऊपर आरबीआई गवर्नर के होते हैं, याद रखना। 1 रुपए का जो नोट होता है उसके ऊपर वित्त सचिव के होते हैं, फाइनेंस सेक्रेटरी के। इसके अलावा और जो नोट होंगे उनके ऊपर फाइनेंस उसके होंगे, आरबीआई गवर्नर के। अन्य सभी नोटों पर आरबीआई गवर्नर के होते हैं। इसके बाद भारत में विमुद्रीकरण अंतिम बार 8 नवंबर को, जो अभी जो डिमोनेटाइजेशन हुआ था उसके बारे में पूछा था। डेट याद रखनी, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, 8 नवंबर 2016, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद है डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए यूपीआई चलाए, ये नॉर्मल क्वेश्चन है। इसके बाद है नाबार्ड, गाँव के विकास के लिए कौन सा बैंक बनाया गया था, नाबार्ड, NABARD, नाबार्ड। 1982 में बना था, ये याद रखना नंबर इसका सन। इसके बाद है भारत में रेपो रेट का निर्धारण, मौद्रिक नीति। तो रेपो रेट कौन करता है, आरबीआई। ऑब्वियसली ये
कि रेपो रेट होता क्या है कि आरबीआई बैंकों को जिस रेट के ऊपर लोन देता है उसे बोलते हैं रेपो रेट, और इसका निर्धारण कौन करता है? मौद्रिक नीति, एमपीसी, इसे बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। 6 मेंबर होते हैं इसके अंदर, 3 आरबीआई के और 3 गवर्नमेंट के इसके अंदर। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है ये रेपो रेट को डिसाइड, अभी 5.25% चल रहा है रेपो रेट, याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद है मुद्रास्फीति का अर्थ वस्तु और सेवाओं की कीमतों में सामान्य वृद्धि, ऑब्वियसली ये इन्फ्लेशन बोलते हैं इंग्लिश में इसको। फिलहाल दो तरह की इन्फ्लेशन की बात चल रही होती है भारत के अंदर, हेडलाइन इन्फ्लेशन और कोर इन्फ्लेशन। ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण है, यही बता दे रहा हूँ इसमें कि जो हेडलाइन इन्फ्लेशन है उसके अंदर सारी चीजें आती हैं, सारी चीजें, खाना वाना, एनर्जी वेनर्जी सब। जबकि कोर इन्फ्लेशन जो है इसके एनर्जी एनर्जी और जो वोलेटाइल एलिमेंट्स हैं, मतलब एक तरह से जैसे कि एनर्जी, जैसे पेट्रोल वेट्रोल हो गया, इसके दाम लगातार घटते रहते हैं, कोर इन्फ्लेशन में वो नहीं आता है, इसमें सारी चीजें आती हैं। कोर इन्फ्लेशन में केवल जो नॉन वोलेटाइल आइटम्स हैं वो आते हैं, इसमें सब्जियां नहीं आएंगी, इसमें एनर्जी एलिमेंट्स नहीं आएंगे, मतलब पेट्रोल वेट्रोल नहीं आता है इसके अंदर, कोर इन्फ्लेशन के अंदर। तो ये याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये दोनों पॉइंट। इसके बाद भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई है? तो 15 मार्च 1950 को हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट है। योजना आयोग मतलब एक जनवरी 2015 को नीति आयोग बन गया है। नीति आयोग का चीफ कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। पहली पंचवर्षीय योजना हैरो डॉमर मॉडल, ये अलग से वीडियो बना दिया दूसरा वाला, उसमें देख सकते हो आप। दूसरी पंचवर्षीय योजना है पीसी महालनोबिस, सारे के सारे आपको याद रखने 2 3 4 5, और इनका भी याद रखना है किस किस के ऊपर आधारित थी। इसके बाद नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन संबंधित है, पीली क्रांति तिलहन से है, ये भी नॉर्मल पॉइंट है। इसके बाद है एलपीजी जो सुधार हुए थे भारत में, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और जो ग्लोबलाइजेशन है, ये जो हुए थे एलपीजी सुधार बोलते हैं इसको। 1991 में हुए थे। वित्त मंत्री कौन थे उस टाइम? मनमोहन सिंह थे 1991 में। और जो पीएम थे उस टाइम कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव, ये याद रखना। इसके अलावा मेक इन इंडिया प्रोग्राम 2014 में शुरू हुआ था। काय के लिए शुरू हुआ था? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को प्रमोट करने के लिए। भारत में मैन्युफैक्चरिंग है, विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ाने के लिए मेक इन इंडिया शुरू किया गया था 2014 में, सितंबर 2014 में। इसके बाद है इसमें टैक्सेशन में जीएसटी कब लागू हुआ है? 1 जुलाई 2017 को, ये याद रखना है। कैसा टैक्स है? अप्रत्यक्ष टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स है। 101 बार संविधान संशोधन था। अभी फिलहाल पहले इसमें 5 स्लैब हुआ करते थे, अभी इसमें 3 स्लैब है, ये याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है। 0, 5% और 18%, मैक्सिमम 18% है। इसके बाद है इसमें भारत का आयकर एक प्रत्यक्ष, अगर मतलब भारत के अंदर किस तरह का इनकम टैक्स पाया जाता है, तो भारत के अंदर जो है प्रत्यक्ष मतलब इनकम टैक्स, डायरेक्ट टैक्स तो है ही, साथ में प्रगतिशील भी, मतलब प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम भारत में पाया जाता है। प्रोग्रेसिव, ना कि रिग्रेसिव। जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी आपके ऊपर टैक्स भी बढ़ता चला जाएगा, उसे बोलते हैं प्रोग्रेसिव, प्रगतिशील टैक्स व्यवस्था, टैक्स सिस्टम। इसके अलावा एक और क्वेश्चन है, डायरेक्ट टैक्स कोड, ये कब लागू हुआ? 2010 का है डायरेक्ट टैक्स कोड। और डायरेक्ट टैक्स है, इसका मतलब ये प्रत्यक्ष कर कोड है, मतलब प्रत्यक्ष से संबंधित है ये। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसमें वित्त आयोग के गठन की बात बोल रहा है कि वित्त आयोग क्या करता है, तो वित्त आयोग का गठन 2019 280 अनुच्छेद के अंदर होता है। इसके अलावा इसका कार्य क्या है? तो राज्यों और संघ के बीच टैक्स के बंटवारे का सूत्र सुझाना, इसका कार्य है वित्त आयोग का। वित्त आयोग का जो 15वें आयोग था जो अभी चल रहा है कुछ दिन पहले, एनके सिंह है। इसके अलावा जो 16वां वित्त आयोग है उसके हैं अरविंद पनगड़िया। पहले वाले कौन थे? केसी नियोगी। ये आपको सारे के सारे याद रखने। 14वें के भी याद रखने, वाईवी रेड्डी। 13वें के याद रखने, ये सब 3 4 आपको याद रखने, 4 4 मिला के वो पूछ लेगा एग्जाम में क्वेश्चन आपसे। इसके बाद है कॉर्पोरेट टैक्स कंपनियों के लाभ। इसके अलावा ये पूछेगा 15वें टैक्स के अंदर राज्यों को कितने परसेंट टैक्स दिया गया है, तो 41% टैक्स दिया गया, 41%, याद रखना। 42% था 14वें में। 15वें वित्त आयोग में राज्यों को जो पैसा दिया गया है वो 41% दिया गया टैक्स का, 41%। कॉर्पोरेट टैक्स कंपनी को लाभ के ऊपर लगता है, बिल्कुल ठीक है, कॉर्पोरेट टैक्स। इसके बाद है राजकोषीय घाटा, फिजिकल डेफिसिट जो है वो क्या है, तो कुल व्यय और कुल प्राप्ति का अंतर जो है वो आपका राजकोषीय घाटा, फिजिकल डेफिसिट होता है। इसके बाद कस्टम ड्यूटी, ये नॉर्मली क्वेश्चन है, कस्टम ड्यूटी आयात निर्यात पे लगता है। उसके बाद भारत में कर संग्रह जो होता है, टैक्स रेवेन्यू जो आता है, उसमें सबसे ज्यादा जीएसटी का रोल होता है, सबसे ज्यादा जीएसटी से वो टैक्स रेवेन्यू आता है भारत के अंदर। इसके बाद बजट का जो है संविधान के अंदर जिक्र नहीं है, इसे वार्षिक वित्तीय विवरण बोला गया है, और 112 अनुच्छेद के अंदर इसमें ये आता है, 112 अनुच्छेद। इसके बाद है कृषि और उद्योग। भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है, ये नॉर्मल श्वेत क्रांति हुई थी जो, और कुरियन का नाम आता है इसमें, वर्गीज कुरियन का नाम आता है। श्वेत क्रांति से 1986 में शुरू हुई थी, जिसमें अमूल भी शुरू हुआ था, अमूल। तो याद रखना है, शायद 26 नवंबर को दूध दिवस मनाया जाता है भारत में। इसके बाद है हरित क्रांति, 1966 के जनक है एम एस स्वामीनाथन। और हरित क्रांति का जनक जो माना जाता है वो नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। इसके अलावा हरित क्रांति से कौन सी 2 फसलें सबसे ज्यादा भारत में लाभान्वित हुई थी, तो वो है गेहूं, गेहूं और चावल, ये याद रखना है। हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ हरियाणा में, पंजाब में, पूर्वी उत्तर प्रदेश को हुआ है, ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद है चावल उत्पादन में विश्व में दूसरा स्थान है भारत का।
उसके बाद भारत में सर्वाधिक चीनी मिलें महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में है, बिल्कुल ठीक है ये। इसके बाद भारत का सबसे पुराना और सबसे बड़ा उद्योग सूती वस्त्र उद्योग है, बिल्कुल ठीक है। सूती वस्त्र उद्योग की सबसे सर्वाधिक मिलें जो हैं वो तमिलनाडु में, कोयम्बटूर में 400 के आसपास मिलें हैं वहाँ पर। तो याद रखना है सूती वस्त्र की सबसे ज्यादा मिलें कहाँ पर है। इसके बाद जमशेदपुर में टाटा नगर और स्टील सिटी बोला जाता है, ये भी नॉर्मल क्वेश्चन है। इसके बाद एमएसएमई का जो नया क्लासिफिकेशन है ये आपको याद रखना है। एमएसएमई का नया क्लासिफिकेशन के जो माइक्रो इंडस्ट्रीज हैं, सूक्ष्म उद्योग, उनके लिए इन्वेस्टमेंट की सीमा कितनी है, 2.5 करोड़। जो स्मॉल है मतलब जो छोटे उद्योग हैं उनके लिए 25, और जो मीडियम है मध्यम दर्जे के 125 रिवाइज। और टर्नओवर है 10 करोड़, 100 करोड़ और 500 करोड़। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये आपको याद रखना है इसमें। इसके बाद सिल्क उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, ये भी याद रखना है। इसके अलावा भारत में सर्वाधिक कार्यबल कृषि क्षेत्र में, जो मैंने बताया आपको, लगभग आधा 49% के आसपास लोग एग्रीकल्चर में काम करते हैं भारत के। इसके बाद है विदेशी व्यापार जो है, भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार अमेरिका या चीन है। ये बदलता रहता है लगातार, कभी अमेरिका हो जाता है, कभी चीन हो जाता है, ठीक है। नॉर्मली निर्यात भारत सबसे ज्यादा किससे करता है, तो यूएसए को करता है सबसे ज्यादा, फिर यूएई को, और फिर नीदरलैंड को, ये याद रखना है। आयात सबसे ज्यादा कहाँ से करता है, तो चाइना से करता है, फिर रूस से, अभी तेल की वजह से रूस आ गया नंबर 1, और यूएई और ये यूएसए, ये भी बदलते रहते हैं आपस में। लेकिन चाइना आयात में नंबर 1 ही रहता है हमेशा, ठीक है। निर्यात में यूएस से रहता है नंबर 1, तो ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद पेट्रोलियम उत्पाद, पेट्रोल हम लोग सबसे ज्यादा कहाँ से ले रहे हैं, तो रूस से ले रहे हैं नंबर 1 पे, दूसरे पे है इराक, और तीसरे पे है सऊदी अरब, ये याद रखना है आपको। इसके बाद एफडीआई जो है भारत में कहाँ से आता है, सबसे ज्यादा सिंगापुर से आता है। एफडीआई भारत के किसी भी देश के डेवलपमेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत में सबसे अधिक सबसे ज्यादा कच्चा तेल हम लोग आयात ही करते हैं भारत से। सॉफ्टवेयर निर्यात, आईटी इंडस्ट्री में अपन लोग नंबर 1 है, भारत देश सबसे नंबर 1 है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार आरबीआई द्वारा प्रबंधित होता है ऑब्वियसली, और $700 बिलियन के आसपास अभी हमारा, $700 बिलियन के आसपास हमारा अभी विदेशी मुद्रा भंडार है। व्यापार संतुलन, निर्यात और आयात के मूल्य का अंतर होता है, ये भी है, इसे ट्रेड बैलेंस बोलते हैं, ट्रेड बैलेंस। इसके बाद है फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ये 1999 में आया था। फेरा, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, ये 1973 में आया था। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ये 1986 का है, तो ये आपको याद रखना है इसमें। इसके बाद भारत का सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य, ये मैंने बता ही दिया अभी आपको ऊपर। अब सेज, सेज जो है ये निर्यात को बढ़ाने के लिए है। पहला जो सेज है 1965 में लगा था। ये कहाँ लगा था, कांडला में, कांडला में 1965 में कांडला में लगा था पहला आर्थिक क्षेत्र। और ये कहाँ से आया था, तो ये आया था चाइना का, ये कॉन्सेप्ट था सेज का। और सेज पॉलिसी आई थी भारत में, सेज पॉलिसी, सेज नीति, सन 2000 में नीति आई थी सेज पॉलिसी, तो ये भी याद रखना है आपको। इसके बाद आप पूंजी बाजार के बारे में पूछा है इसमें। सेबी भारत में, सेबी जो है वो कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करता है, मतलब शेयर मार्केट जो है उसको कौन रेगुलेट करेगा, सेबी, बहुत महत्वपूर्ण है। 1988 में बनी थी ये सेबी, स्टेचुरी बॉडी है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 1875 में बना था, एशिया का सबसे पुराना एक्सचेंज है ये। बीएससी के जो सूचकांक है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का, वो है सेंसेक्स, और निफ्टी जो है वो एनएससी का है, तो ये भी याद रखना है आपको इसमें। इसके बाद है बुल और बियर, बुल और बियर, तो बियर जो है वो हमेशा, जो बुल है, बुल और बियर दोनों शब्द जो है शेयर बाजार से संबंधित है, शेयर बाजार से। इसके बाद है इनसाइडर ट्रेडिंग, ये भी शेयर बाजार से संबंधित है। मतलब अवैध गतिविधि का मतलब है कि अंदर की जानकारी बाहर निकाल देना, जिससे क्या होता है कि शेयर बाजार में, शेयर बाजार गिरता है बढ़ता है, तो उसे बोलते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग। उसके बाद है भारत, सरकारी बॉन्ड जो होते हैं, सरकारी बॉन्ड, उनको जहां बेचा जाता है उन्हें क्या बोलते हैं, गिल्ट एज सिक्योरिटी उन्हें कहा जाता है, और गिल्ट एज मार्केट कहा जाता है जहां पर सिक्योर ये सरकारी बॉन्ड्स बेचे या खरीदे जाएंगे। इसके बाद डीमेट अकाउंट, डीमेट अकाउंट शेयरों का डिजिटल, जो डिजिटली अगर आपको शेयर खरीदने तो उसे डीमेट अकाउंट बोलते हैं। आप सीधा अपना अकाउंट से शेयर खरीद सकते हैं और उसी में वो दिखाई भी देगा, उसे बोलते हैं डीमेट अकाउंट। तो शेयरों की खरीदारी के लिए, बेचने के लिए हम लोग डीमेट अकाउंट का प्रयोग करते हैं, ये बैंक द्वारा खोले जाते हैं। उसके बाद आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, जो कंपनी जब पहली बार पैसा जुटाती है मार्केट से, तो उसके लिए वो, उसका जो लिए वो जो ऑफर लाती है उसे बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इसके बाद निफ्टी में 50, जो निफ्टी है, निफ्टी 50 बोलते हैं इसको, 50 कंपनी का प्रमुख शेयर शामिल है उसके। इसके बाद है गरीबी और ये, भारत में गरीबी का आकलन अब नीति आयोग करता है, बिल्कुल ठीक है। ये मल्टी लेवल पॉवर्टी इंडेक्स एमपीआई जो आता है, उसमें यूपी का, सभी स्टेट का और पूरे देश की बारे में गरीबी की बात होती है। इसके बाद है लॉरेंज कर्व, ये आय की असमानता को बताता है, बिल्कुल ठीक है। ये इनकम इनक्वालिटी को बताता है, लॉरेंज कर्व इंपॉर्टेंट है। भारत में प्रति व्यक्ति आय की गणना सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने की थी, ये भी ठीक है, बिल्कुल सही है ये। उसके बाद है मानव विकास सूचकांक के अंदर क्या क्या होता है, स्वास्थ्य, शिक्षा और आय, ये याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये भी। स्वास्थ्य, शिक्षा और आय की गणना इसमें होती है। उसके बाद मनरेगा सबसे बड़ी योजना है, बिल्कुल ठीक है, मनरेगा, और 2006 में शुरू हुई थी, 2 फरवरी 2006 को मनरेगा, हालांकि नरेगा के तौर पर शुरू हुई थी। इसके अलावा बीजी बीजी बी राम जी आ गया, बीबी बी राम जी,
नई वाली योजना आ गई है। उसके बाद भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एनएसएस द्वारा जारी होते हैं, ये भी ठीक क्वेश्चन है। उसके बाद छिपी हुई बेरोजगारी, ये बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार आया है कि जो छिपी हुई बेरोजगारी है, डिस्गस अनएम्प्लॉयमेंट, ये कहाँ पर होती है? तो कृषि के अंदर होती है छिपी हुई बेरोजगारी, मतलब जहाँ पर एक आदमी की जरूरत होती है और वहां पर चार चार लोग काम कर रहे होते हैं, तो वो 3 लोग होते हैं फालतू वाले, वो सारे के सारे गरीब ही हैं एक तरह से, मतलब एक तरह से बेरोजगारी हैं वो, लेकिन काम कर रहे हैं वहां पर। अमृत सेन को नोबेल प्राइज मिला था 1998 में, याद रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। जनधन योजना में वित्तीय फाइनेंशियल इंक्लूजन, फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब है कि सभी लोगों को अफोर्डेबल रेट पे फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करना, जैसे बैंक प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। उसी जनधन योजना इसी के लिए थी कि सबको फाइनेंशियल सर्विस मिल जाए, मतलब जो सरकारी योजनाएं चलती हैं उनका लाभ मिल जाए, उनको डीबीटी मिल जाए, उनको जितनी भी पेंशन वेंशन की स्कीम चलती हैं वो सारी की सुविधा सब लोगों तक पहुंच जाए, तो उसे बोलते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन, वित्तीय समावेशन। और इसके लिए कौन सी योजना चलाई सरकार ने? जनधन योजना। इसके बाद प्रधानमंत्री आवास योजना 2015 में चालू हुई थी ये। इसके बाद जीडीपी का पूर्ण रूप ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है ऑब्वियसली। आधार वर्ष जो है जीडीपी का वो 2022-23 कर दिया गया, गवर्नमेंट ने कितना कर दिया है ये? 2022-23 जीडीपी का आधार वर्ष। इसके बाद है कालाधन, कालाधन ब्लैक मनी, जिसके ऊपर आप टैक्स नहीं देते, वो ये एक तरह से कालाधन हो गया। उसके बाद हवाला धन, हवाला मतलब अवैध स्थानांतरण प्रणाली है हवाला की, हवाला जो मार्केट होता है या हवाला धन जो होता है, इधर से उधर गलत तरीके से पैसे की एक एक तरफ से दूसरी तरफ भेजना। उसके बाद भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी, एमएसपी की घोषणा तो सरकार करती है, लेकिन इसकी जो सिफारिश करता है वो करता है सीएसीपी, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसिंग, सीएफसीपी होता है एक, वो एक आयोग है, वो इसकी सिफारिश करेगा और इसकी घोषणा लेकिन भारत सरकार करती है न्यूनतम समर्थन मूल्य की। अभी फिलहाल 23 फसलों के लिए दिया जाता है ये, गेहूं चावल गन्ना, ऐसे गन्ने के लिए तो नहीं, गन्ने के लिए एफआरपी, यहाँ याद रखना है कि गन्ने के लिए एफआरपी दिया जाता है, फेयर एंड रिम्यूनरेशन प्राइस, एफआरपी गन्ने के लिए। इसके बाद हिंदू वृद्धि दर जो है, राज कृष्ण एक प्रोफेसर थे, उन्होंने दिया था, मतलब अभी तो जीडीपी ग्रोथ रेट हम लोग मानते हैं, पहले बोलते थे हिंदू वृद्धि दर, कि मतलब देश की जो वृद्धि हो रही, देश की जो जीडीपी ग्रोथ हो रही, उसको बोलते थे हिंदू वृद्धि दर, मतलब देश में जो भी जिसका जो विकास होगा उसके लिए हिंदू वृद्धि दर का प्रयोग करते थे। उसके बाद आर्थिक सर्वेक्षण के बजट में एक दिन पहले पेश होता है, बिल्कुल ठीक बात है ये। भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम भारतीय रेलवे है, सबसे ज्यादा सार्वजनिक उपक्रम मतलब सबसे ज्यादा लोगों को रोजगार भी ये देता है। मेक इन इंडिया 2014 में शुरू हुआ था, शेयर इसका वो है। भारत की पहली डिजिटल मुद्रा ई रूपी है। एंजल टैक्स जो है, जो लोग स्टार्टअप्स के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, जो नए नए स्टार्टअप आते हैं उसके अंदर जो अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आपके ऊपर टैक्स लगेगा, एंजल टैक्स बोलते हैं उसको। भारत का सबसे बड़ा ज्यादा राजस्व देने वाला शहर मुंबई, ये तो है गया। भारत में महारत्न कंपनियां, ये भी थोड़ा वैसा क्वेश्चन है। भारत में अर्थव्यवस्था का जल्द ही 5 ट्रिलियन होने का टारगेट है अभी, ये जो 2024-25 का टारगेट था 5 ट्रिलियन का, लेकिन चूंकि ये बीच में वो आ गया पेंडेमिक, तो उसकी वजह से इसको बढ़ा दिया गया, शायद अब 27 या 28 तक इसको 5 ट्रिलियन, 2027 तक शायद हो जाएगा अगले साल 5 ट्रिलियन डॉलर। तो ये कुछ वन लाइनर थे, ये आपको याद करने हैं। और अगर आपको वीडियो सही लगता है तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।